वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अब चालू करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। परफॉर्मेंस का मतलब होता क्या है कि जब दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर देगी तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ, कंप्लीट हुआ माना जाएगा। मतलब ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट किया था, तो आपको पता है एग्रीमेंट के अंदर मिनिमम 2 पार्टी होती है और दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन और कुछ ना कुछ राइट होता है। तो जब दोनों पार्टी अपना ऑब्लिगेशन और अपना राइट कंप्लीट कर देगी तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म हुआ माना जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ माना जाएगा। क्या इसको अनदर वर्ड में मैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूँ? याद करो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स व्हेन बोथ द पार्टी फुलफिल आवर ऑब्लिगेशंस, दैट्स आर कॉल्ड एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। वही बात है कि अगर कोई दोनों पार्टी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट में अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हुआ माना जाएगा। अब एक डाउट आता है कि सर अगर कोई एक पार्टी अपना ऑफर परफॉर्म करने से मना कर देती है, रिफ्यूज़ल कर देती है, कि मतलब एक पार्टी तो परफॉर्म करना चाह रही है लेकिन दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में रिफ्यूज़ कर देती है, तो अब क्या होगा? एक एग्जांपल के साथ समझना। ए का एक रेस्टोरेंट था जहाँ पे उसने बी नाम के एक सिंगर को अपॉइंट किया, कि सिंगर को 30 डेज़ के लिए अपॉइंट किया कि आपको हर नाइट आना है और 2 घंटे अपनी परफॉर्मेंस देनी है। 6 दिन तक तो लगातार सिंगर आया। 7th डे पे बीच में ही 30 डेज़ कंप्लीट होने से पहले बीच में ही 7th डे पे बी ने परफॉर्म करने से मना कर दिया, यानी अपना प्रॉमिस पूरा करने से रिफ्यूज़ कर रहा है। अब क्या राइट है ए के पास? पहला, ए कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट यानी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म मान सकता है कि वो कह सकता है कि अब मुझे आगे आपसे काम ही नहीं करवाना। और दूसरा, ए बी पे कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। समझ में आई बात? तो दोनों पार्टी को अपना परफॉर्म पूरा करना ज़रूरी है, लेकिन अगर एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस पूरा करने से मना करती है तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि पहला राइट क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट मान सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट को अपने एंड से ख़त्म मान सकती है। और दूसरा, वो चाहे तो उस थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कराने के रिगार्डिंग कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। भाई कंपनसेशन भी तो मांग सकते हैं कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, हमें आपसे क्या चाहिए? कंपनसेशन। ओके, अब कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन पूरा कर सकता है? हु मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की है? पहला, प्रोमिसर हिमसेल्फ, जिसने प्रॉमिस किया है पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। अरे यार, जिस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जिस पार्टी ने एग्रीमेंट में अपना प्रॉमिस किया था, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की बनती है कि जो आपने प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को पहले आप फुलफिल करो। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। दूसरा, अगर वो खुद परफॉर्म नहीं करना चाहता तो वो अपने बिहाफ पे उसका एजेंट भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए या तो वो खुद या उसके बिहाफ पे उसका एजेंट पूरा कर सकता है। या तीसरा, अगर जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्रीमेंट किया था उस पर्सन की डेथ हो चुकी है तो अब डेथ के केस में वो तो पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल नेचर का नहीं है तो अब डेथ के केस में उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। बात समझ में आ रही है? तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, सीक्वेंस में याद करना, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोमिसर की खुद की है। भाई जिसने एग्रीमेंट किया उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी की कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। दूसरा, अगर वो खुद पूरा नहीं करना चाहे तो उसके बिहाफ पे उसका एजेंट उस प्रॉमिस को पूरा कर सकता है। तीसरा, अगर ना तो वो खुद ना उसका एजेंट पूरा करना चाहे तो अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन लीगल रिप्रेजेंटेटिव कब? उसके डेथ के केस में कि अगर उसकी डेथ हो गई, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नेचर का है कि उसके पर्सनल रिस्पॉन्सिबल का नहीं है, तो अब उसको पूरा कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल, एक डॉक्टर ने एक पेशेंट के साथ एग्रीमेंट किया कि मैं आपको ऑपरेशन करूंगा, लेकिन ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर की डेथ हो गई। क्या डॉक्टर का बेटा उस एग्रीमेंट को पूरा कर सकता है क्या? नहीं, वहाँ पर तो अब इम्पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे किसी के पर्सनल टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस पर्सन की डेथ के बाद उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा। बात समझ में आई? चौथा, जब ना तो वो खुद ना उसका एजेंट ना कोई लीगल पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना चाह रहा है, तब थर्ड पार्टी अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर सकती है। लेकिन थर्ड पार्टी के केस में ध्यान रखना, अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रही है तो कंप्लीट तो कर सकती है लेकिन वो कंपनसेशन नहीं मांग सकती। याद करो कहाँ पढ़ के आया ये टॉपिक अपन? लेक्चर नंबर 2। नहीं याद हो तो रिवाइज करके सुन के देख लेना। कंसिडरेशन का टॉपिक था। कंसिडरेशन के टॉपिक में एक वर्ड आया था। क्या वर्ड आया था? कि कंसिडरेशन के टॉपिक के अंदर एक वर्ड आया था कि कंसिडरेशन थर्ड पार्टी पे कर सकती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कंप्लीट नहीं कर सकती है। रीज़न यही था क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी कंप्लीट कर देगी तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में जो भी उसका एक्सपेंसेस लगाया, जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी है, वो वापस मेन पार्टी से क्लेम के तौर पर नहीं मांग सकती। चौथा, अगर जॉइंट प्रॉमिसर है मतलब 2 लोगों ने मिलके कोई प्रॉमिस किया है, तो जॉइंट प्रॉमिसर के केस के अंदर कोई भी एक पर्सन उस प्रॉमिस को पूरा कर सकता है या दोनों पर्सन मिलके उस प्रॉमिस को पूरा कर सकते हैं। अब इस बात को समझना, ए और बी ने मिलके
कोई सी को प्रॉमिस किया, तो अब प्रॉमिस पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ए और बी दोनों की। अब एक डाउट आता है, सर ए अकेला पूरा कर दे हो, तो कोई बात नहीं, ए पूरा कर सकता है, बी अकेला भी पूरा कर सकता है, लेकिन अगर ए अकेला पूरा करेगा तो बी से उसके हिस्से का खर्चा मांग सकता है, या बी पूरा करेगा तो बी ए से अपने हिस्से का पैसा मांग सकता है। रिलीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर, एग्जाम्पल से पढ़ना, D1 D2 D3 जॉइंटली ऑन ए डेब्ट टू सी, मतलब 3 लोगों ने मिलकर सी से पैसा उधार लिया। D1 अपनी पूरी लाइबिलिटी पूरा कर चुका है, यानी D1 ने सारा पैसा चुका दिया। क्या वो D2 और D3 से पैसा मांग सकता है? यस, पैसा मांग सकता है। D2 और D3 नॉट रिलीज फ्रॉम देयर लाइबिलिटी नॉर इज D1 डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टू D2 D3 फॉर कंट्रीब्यूशन। अब ध्यान से समझना कि भाई अगर यार कॉमन सेंस की बात है, मेरी बात समझो, 3 पर्सन थे, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, तीनों पर्सन ने मिलकर मिस्टर डी से कुछ पैसा उधार लिया, तो अब डी को पैसा चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ए की, बी की, सी की, तीनों की। लेकिन अगर ए सारा पैसा चुका देता है तो अब वो बी और सी से पैसा मांग सकता है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट, कब जॉइंट राइट खत्म हुआ माना जाएगा? व्हेन ए पर्सन, माना कि एक्स ने प्रॉमिस किया किसको? बहुत सारे पर्सन को, बी को, सी को, डी को। दीज पर्सन आर नॉन एज ए जॉइंट प्रॉमिसी। जॉइंट प्रॉमिसी, अभी ऊपर अपन ने कौन सा टॉपिक पढ़ा? जॉइंट प्रॉमिसर का। अब जॉइंट प्रॉमिसी, जॉइंट प्रॉमिसर में क्या था? 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके किसी एक को प्रॉमिस कर रहे हैं, और जॉइंट प्रॉमिसी में क्या है? एक आदमी 2 या 2 से ज़्यादा को प्रॉमिस कर रहा है। पढ़ो, अनलेस ए कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट द राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रिलीज विद द ऑल द जॉइंट प्रॉमिसी। और अगर एक जॉइंट प्रॉमिसी क्लेम परफॉर्मेंस रेफर्स कर रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो उसके दोनों ले सकते हैं। समझना देखो ध्यान से भाई, देखो ए ने मिलके बी सी डी तीनों को प्रॉमिस किया, तो पहला बी सी डी तीनों के पास राइट है, तीनों के पास राइट है कि वो प्रॉमिस को कंप्लीट करवा सकते हैं। लेकिन प्रॉमिस को कंप्लीट केवल बी ने अकेले ने करवा दिया, तो अब बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सी और डी को कंपनसेशन देवे। देखो टॉपिक अगर पढ़ना चाहोगे तो बहुत ईजी है, वरना टॉपिक में दिक्कत आ जाती है। अब अगला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन और असाइनमेंट, कि सक्सेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है, दोनों को ध्यान से पढ़ना। सक्सेशन और तो समझना डिफरेंस बिटवीन सक्सेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस होता है, दोनों को पहले ध्यान से कंसेप्ट क्लियर करना। सक्सेशन और असाइनमेंट का मतलब क्या है? सक्सेशन का तो मतलब ये होता है कि जब एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे पर्सन के ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होने के साथ साथ राइट भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, तो उसको तो कहते हैं सक्सेशन। और असाइनमेंट के अंदर केवल राइट कैरी फॉरवर्ड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। कुछ भी समझ में नहीं आया सर? इजी एग्जांपल से समझो। सोचो, देखो फादर की डेथ के बाद क्या उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को ट्रांसफ़र होती है? यस ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि वो उसका लीगल हेयर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एग्जांपल बहुत ढंग से सुनना, फादर की डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बेटे को ट्रांसफ़र हो रही है, तो क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के साथ साथ फादर का अगर कोई डेप्ट, फादर की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, फादर का अगर कोई पैसा बाकी चल रहा है, कोई उधारी बाकी चल रही है, क्या वो भी चुकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बेटे को ट्रांसफ़र होगी? यस ऑफ कोर्स होगी। अरे प्रॉपर्टी मिली है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो मिलेगी, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस हद तक? जितने की वैल्यू की प्रॉपर्टी है। एक एग्जांपल, भाई फादर की डेथ के बाद बेटे के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई 10 लाख की, और पापा की टोटल बैंक से उधारी चल रही, लोन चल रही 6 लाख का, तो पूरे 6 लाख रुपए उसके बेटे को रीपे करने पड़ेंगे। दूसरा केस, फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की 10 लाख की और लोन भी चल रहा है 10 लाख का, बेटे को 10 लाख चुकाने पड़ेंगे। तीसरा केस, फादर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की 10 लाख की, लोन चल रहा है 15 लाख का, बेटा केवल 10 लाख ही चुकाएगा। जितने की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उतने का ही आपको डेप्ट रीपे करना होता है। इसे कहते हैं सक्सेशन। सक्सेशन के केस के अंदर क्या होता है, अब समझना। सक्सेशन के केस के अंदर एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपने राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ट्रांसफ़र करती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लिमिट तक? जिस लिमिट तक राइट ट्रांसफ़र हुआ है, और सक्सेशन फैमिली मेम्बर के अंदर ही लगता है। असाइनमेंट जस्ट ऑन द अदर हैंड, असाइनमेंट के अंदर क्या होता है? असाइनमेंट के अंदर केवल राइट ट्रांसफ़र होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है। मतलब आपको किसी चीज़ को रिकवर करने का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है, असाइन करना, असाइन किया जाता है, कोई काम उसको असाइन किया जा रहा है, बट उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफ़र नहीं होती है। एक बार वीडियो को पॉज करके आराम से थ्योरी नोट्स कंप्लीट एक बार रीड आउट कर लेना। आ गया हो सब? कॉन्ट्रैक्ट को पूरा तो करना है, पर क्या टाइम है, क्या प्लेस है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का? क्या टाइम और क्या प्लेस है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का? ध्यान रखना, इससे रिलेटेड केस स्टडी बहुत ज़ोरदार बनती है, बहुत ज़ोरदार बनती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। इस पूरे प्रॉमिसी वाले टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट ही यही है, टाइम एंड प्लेस ऑफ द प्रॉमिस। तो इसके सेक्शन याद कर लेना। सेक्शन नंबर 46, टाइम फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज मेड एंड नो टाइम इज स्पेसिफाइड। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई भी टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं था,
मतलब जब दो पार्टी में एग्रीमेंट हुआ तब कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रखा था कि कॉन्ट्रैक्ट को कितने टाइम पीरियड में पूरा करना है। तो इस केस में क्या रूल लगेगा, जब कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड मेंशन नहीं कर रखा है तो आपको रीजनेबल टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है। याद रह गया। दूसरा टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए टाइम क्लियरली स्पेसिफाइड कर रखा था कि आपको कॉन्ट्रैक्ट इतने टाइम पीरियड में, इतने दिन में, इतने महीने में, इतने घंटे में पूरा करना है, तो अब बताओ कॉन्ट्रैक्ट को कब पूरा हुआ माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को कब परफॉर्म करना है, उस टाइम पीरियड के दौरान। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त पहले ही टाइम पीरियड स्पेसिफाई है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरा करना है। पढ़ो, व्हेन ए प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म ऑन ए सर्टेन डे and the promisor has undertaken to perform it without application by the promisee, the promisor may perform it at any time during the usual hour of the business or such day and place when which promise ought to be performed। ध्यान से समझना। देखो दोनों बातें वापस एक बार। अगर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कोई टाइम पीरियड स्पेसिफाई नहीं है तो रीजनेबल टाइम पीरियड। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है बट उसके लिए कोई एप्लीकेशन मेड नहीं की गई है, तो टाइम पीरियड कब तक पूरा करना है, जो टाइम पीरियड स्पेसिफाई है उसके अंदर। पर टाइम पीरियड के लिए टाइम क्या, नॉर्मल बिजनेस आवर यानी 10 to 6 के बीच में। आप रात को 11 बजे जाके कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकते। तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी ए प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। मतलब आपको डे भी क्लियर दिया हुआ है, टाइम भी क्लियर दिया हुआ है, प्लेस भी क्लियर दिया हुआ है। पढ़ो, व्हेन ए प्रॉमिस is to be performed on a particular day and promise has not undertaken to perform it without application by the promisee, it is duty to the promisee to apply the performance to a proper place and within the usual hour of the business। what is a proper time and place, वो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग होता है। ध्यान से समझना। तीसरा केस देखो, तीनों केस एक दूसरे से रिलेटेड है। पहले केस में कोई टाइम पीरियड नहीं था, दूसरे केस में केवल टाइम पीरियड था, तीसरे केस में टाइम पीरियड और प्लेस दोनों आ चुका है। तो अब कॉन्ट्रैक्ट को कब पूरा करना है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड और पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ही पूरा करना है। ध्यान रखना, जब टाइम और प्लेस दोनों दे दिया जाए तो उस टाइम में उस प्लेस पे पूरा करना है। अब एक डाउट आता है, सर वो टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए तो अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता, या उस प्लेस पे पूरा नहीं करे तो अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 4, प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस व्हेन नो एप्लीकेशन इज मेड, नो फिक्स प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। देखो ऊपर के 3 पॉइंट टाइम के थे, पहला कोई टाइम नहीं, दूसरे में टाइम पीरियड था, तीसरे में टाइम और प्लेस दोनों था। अब चौथे में कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड ही नहीं है, टाइम पीरियड नहीं, कोई प्लेस डिसाइडेड नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ना, ए अंडरटेक टू डिलीवरी 1000 मैनोट्स ऑफ जूट टू बी ऑन ए फिक्स डे, ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर टू प्लेस इन सच प्लेस। अब समझना, देखो टाइम पीरियड तो बता दिया लेकिन प्लेस नहीं बताया। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए आपको प्लेस का बताना जरूरी है, क्योंकि अगर आप प्लेस नहीं बताओगे तो साहब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेगा कहाँ। जैसे ए ने बी को बोला कि मुझे 1000 पीस की डिलीवरी करनी है, पर्टिकुलर 15 तारीख को करनी है, 10 बजे तक डिलीवरी हो जानी चाहिए। अरे कहाँ करनी है, जगह तो बताओ। जगह नहीं बताओगे तब तक वो बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। लास्ट, परफॉर्मेंस किस मैनर में करनी है, जिस मैनर में प्रॉमिसर बताएगा उसी मैनर में करनी है। मतलब प्रॉमिसर ने जो टाइम, जो डेट, जो प्लेस दी है उसी मैनर में करना है। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लो। टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस सेक्शन बहुत ईजी है। देखो बेटा 46 से 50, देखो 46 नो टाइम मेंशन तो रीजनेबल टाइम, 47 टाइम पीरियड मेंशन तो उस टाइम पीरियड में करना है बिजनेस आवर के अंदर, 48 टाइम एंड प्लेस बोथ आर मेंशन तो उसी टाइम पीरियड में करना है, 49 ओनली प्लेस, 49 नो प्लेस, कोई प्लेस मेंशन ही नहीं है तो प्लेस मेंशन हुए बिना वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि प्लेस बताना जरूरी है कि कहाँ डिलीवरी करनी है, और कोई प्लेस अवेलेबल नहीं है तो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस पर डिलीवरी कर दी जाएगी। और 50 किस मैनर में पूरा करना है, जिस मैनर में प्रॉमिसर बोलेगा उसी मैनर में ही पूरा करना है। अगर आपने उस मैनर में पूरा नहीं किया तो प्रॉमिसर की इच्छा पे वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट मान सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से मना कर सकता है। आगे परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब दो प्रॉमिस एक साथ, प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। सेक्शन नंबर 51, ध्यान से समझना। ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ए गुड्स डिलीवर करेगा बी को और बी पेड करेगा फॉर डिलीवरी का चार्जेज। ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन द डिलीवरी। देखो ध्यान से समझो, देखो दो बंदों ने एक दूसरे को सेम टाइम में प्रॉमिस कर दिया और सेम मैनर का प्रॉमिस कर दिया।
तो ऐसे प्रॉमिस को रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहा जाता है। देखो ध्यान से समझना, दो लोगों ने एक दूसरे को सेम प्रॉमिस मार दिया है, इसको आप वो वाला प्रॉमिस नहीं कर सकते जहाँ पे एक बंदे ने दोनों को सेम टाइम पे सेम प्रॉमिस किया ना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब एक प्रॉमिस दूसरे प्रॉमिस से जुड़ा हुआ है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को कब पूरा माना जा सकता है? जब पहले बंदे ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है तो उससे रिलेटेड रेसिप्रोकल प्रॉमिस दूसरे बंदे को पूरा करना है। एग्जाम्पल ध्यान से समझना, तरीका ध्यान से समझना। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब, भाई ए ने बी को कहा कि मैं आपको गुड्स की डिलीवरी करूंगा, लेकिन कंडीशन क्या डाली कि उस गुड्स की डिलीवरी का पेमेंट किसको करना है? बी को। तो जब तक बी पेमेंट करने को तैयार नहीं होगा तब तक क्या ए गुड्स की डिलीवरी करेगा? नहीं। जैसे एग्जाम्पल, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है अमेजोन से, अपन दोनों ने गुड्स की डिलीवरी की, दोनों के रिगार्डिंग गुड्स चाहिए। मैंने ये बोला कि मैं गुड्स को आइडेंटिफाई करूँगा, गुड्स सेलेक्ट में करूँगा, ऑर्डर प्लेस में करूँगा, डेट और प्लेस डिसाइड में करूँगा, लेकिन उस गुड्स का पेमेंट आपको करना है। अपन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो गया। क्या दोनों का एग्रीमेंट एक दूसरे से रेसिप्रोकल है? क्या दोनों अपन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यस, ऑफ कोर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर मैं गुड्स से डिसाइड नहीं करूँगा तो आप पेमेंट किसका करोगे? या आप पेमेंट ही नहीं करोगे तो मैं गुड्स क्यों डिसाइड करूँगा? तो अपने केस में इस प्रॉमिस को कौन सा प्रॉमिस माना जाएगा? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अब डाउट आता है सर, रेसिप्रोकल प्रॉमिस को पूरा करने का ऑर्डर क्या रहेगा, तरीका क्या रहेगा? एग्जाम्पल पढ़ो। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शेल build a house for B at a fixed place. A promise to build the house must be performed before the B promise to pay for it. अब देखो ध्यान से समझो, प्रॉमिस ऑर्डर क्या रहता है? ऑर्डर क्या रहता है? पहली बात कि भाई दो लोगों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, तो ऐसे प्रॉमिस को पूरा करने का ऑर्डर क्या रहेगा? पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा? ऑर्डर क्या रहेगा? पहली बात, अगर ऑर्डर पहले क्लियर मेंशन है कि पहले क्लियर तय किया गया है कि आपको पहले ये काम करना है, बाद में हम आपको ये पेमेंट करेंगे, तब तो पहले आपको वर्क करना पड़ेगा, बाद में पेमेंट होगा। लेकिन अगर कोई ऑर्डर मेंशन नहीं है, कोई सीक्वेंस डिसाइडेड नहीं है, तो पहले वर्क कंप्लीट किया जाता है, बाद में उसका पेमेंट मिलता है। जैसे ए कॉन्ट्रैक्टर है जो बी के लिए मकान बना रहा है पर्टिकुलर प्लेस पे, तो बी पेमेंट करेगा और ए मकान बनाएगा। तो ए को उसके मकान का पेमेंट कब मिलेगा? मकान बनाने का पेमेंट कब मिलेगा? जब वो पहले मकान तैयार कर दे, या पहले पेमेंट मिल जाएगा? पहले उसको मकान बना के तैयार करना पड़ेगा, बाद में उसको पेमेंट मिलेगा। तीसरा, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेलिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टेक इफेक्ट। एग्जाम्पल पढ़ो। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट बी शैल एग्जीक्यूट सम वर्क फॉर ए फॉर 1,000 rupees. B is ready to willing to execute the work accordingly, but A prevents him for doing so. The contract is voidable at the option of B, and if he elects to rescind it, it is entitled to recover from a compensation for any loss which is incurred by the non-promise. एग्जाम्पल समझना, देखो दोनों तीनों बातें हमेशा सीक्वेंस से है, और चीज़ को समझ ली तो चीज़ बहुत इजी हो जाएगी, वरना दिक्कत खा जाओगे। पहले केस में तो ये बोला कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, दोनों बंदों को अपना प्रॉमिस पूरा करना है। दूसरे में बोला कि ऑर्डर क्या होना चाहिए। ऑर्डर अगर क्लियर मेंशन है तो ऑर्डर वही फॉलो करना है, ऑर्डर क्लियर मेंशन नहीं तो पहले वर्क बाद में पेमेंट। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि अगर एक पार्टी अपना काम पूरा कर दे, दूसरा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से मना कर दे। अरे रेसिप्रोकल में है ही क्या? दो लोगों का प्रॉमिस है ना, तो दो लोगों का प्रॉमिस है तो मतलब एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, लेकिन दूसरी रेसिप्रोकल पार्टी, दूसरी अपोजिट पार्टी उसको पूरा नहीं कर रही है या पूरा करने से मना कर रही है, रेसिप्रोकल। तो अब क्या होगा? पहली पार्टी ने अगर अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया तो दूसरी पार्टी से वो अपना कंपनसेशन ले सकता है। जैसे ए ने मकान बना दिया लेकिन बी उस मकान को बनाने का पैसा नहीं दे रहा है, तो ए उससे मकान बनाने का पैसा तो लेगा ही लेगा, साथ ही साथ में कंपनसेशन भी मांग सकता है। चौथा, इफेक्ट ऑफ द डिफॉल्ट ऑफ द प्रॉमिस which should be first performed in the contract consisting the reciprocal promise. देखो पढ़ो, when a contract consists of reciprocal promise such that one of them cannot be performed or that its performed cannot be claimed till the other has been performed, the promisor of the promise last mentioned fails to perform it, such promise cannot claim the promisee to reciprocal promise and must make compensation to other party contract for any loss such other party may sustain be non performance of the contract. देखो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लगभग सेम ही आ गया। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लगभग सेम ही आ गया। देखो पढ़ो, फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट मतलब गलती करना, किसका? प्रॉमिसी का। विच शुड फर्स्ट परफॉर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग टू द रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जैसे अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस में दो पार्टी को एक दूसरे का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना है, पहली पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुकी है, तो क्या दूसरी पार्टी को भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना ही करना पड़ेगा? अरे कंपलसरी है। पहली पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुकी है तो दूसरी को कंप्लीट करना पड़ेगा। वो दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से कब तक मना कर सकती थी? जब तक पहली पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना किया हो। लेकिन अगर एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा कर चुकी है तो दूसरी पार्टी को अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ेगा। अब एक डाउट आता है, सर एक पार्टी पूरा कर चुकी है, दूसरी पार्टी पूरा नहीं किया या करने से मना कर रही है, तो दूसरी पार्टी के ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन जाएगा? वॉइडेबल।
याद आ रहा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, वो दूसरी पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे, चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंपनसेशन ले सकती है। जैसे एक एग्जांपल, ए और बी ने दोनों को एक दूसरे को रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया। ए ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया, बी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर रहा है या पूरा नहीं कर रहा है। अब ए के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो बी को कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का और टाइम दे सकता है, चाहे तो वेट कर सकता है, या चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म मान के बी से कंपनसेशन मांग सकता है। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, वो एग्जांपल पढ़ के देख लो। इसका एक्सप्लेनेशन, ए ने बी की शिप हायर की फॉर कन्वेंस के लिए कहाँ से कहाँ तक? कोलकाता से मॉरिशस तक। कार्गो प्रोवाइडेड बाय ए टू बी, receiving a certain freight on the conveyance. A does not provide the cargo for ship. A cannot claim the performance of B promise and must make compensation to B and the loss of B sustained by the non-performance of the contract. Example लो भाई, A ने B को बोला, B की शिप थी, A को कुछ माल कोलकाता से मॉरिशस तक भिजवाना था बाई शिप। A ने B को बोला कि भाई आपकी शिप भिजवाना, मुझे मेरा कोई कार्गो कंटेंट आपके शिप के थ्रू मुझे मॉरिशस पहुंचाना है कोलकाता से। क्या रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल कैसे? क्योंकि दोनों पार्टी की कुछ ना कुछ प्रॉमिस है। बी को अपने टाइम पे शिप देनी पड़ेगी और ए को कार्गो देना पड़ेगा। बी शिप लेके आ गया, बी शिप लेके आ गया और ए अब कार्गो देने से मना कर रहा है कि यार मेरे पास तो गुड्स ही अवेलेबल नहीं है, मैं अभी डिलीवरी नहीं देना चाहता, आप अपनी शिप वापस ले जाओ। अब बी के ऑप्शन पे डिपेंड करता है, बी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म मान के ए से अपना कंपनसेशन ले सकता है, या बी कहे चलो कोई बात नहीं, वहाँ से वो किसी दूसरी पार्टी का कंटेंट का कार्गो लेके अब वो मॉरिशस चला गया। दोनों बातें हो सकती है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी माना जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, इफेक्ट ऑफ द फेलियर टू परफॉर्म एट ए टाइम फिक्स इन द कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल। देखो, दोनों बातें टाइम पीरियड वाला पहले पढ़ के आ चुके हो। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टाइम पीरियड बहुत इसेंशियल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरा होना चाहिए, और अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम पीरियड इसेंशियल नहीं है तो पर्टिकुलर रीजनेबल टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए। अगर आपने टाइम पीरियड इसेंशियल है और उस टाइम पीरियड के अंदर अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया है तो कॉन्ट्रैक्ट को इनकम्प्लीट माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा हुआ नहीं माना जाएगा। दूसरी पार्टी आप कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के रिगार्डिंग आपसे कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। बात को ढंग से समझ लेना। टाइम पीरियड वाला पूरा ऊपर का जो पढ़ के आए वो क्यों थ्योरी आ रही है। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, अब दो पार्टी ने एक दूसरे को इम्पॉसिबल काम को करने के लिए, इम्पॉसिबल काम को करने के लिए आपने एक दूसरे से एग्रीमेंट कर लिया, चाहे वो रेसिप्रोकली क्यों ना हो, क्या माना जाएगा? वॉइड। अरे कल पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हो आप, वॉइड एग्रीमेंट। इम्पॉसिबल टास्क को करने के लिए क्या गया एग्रीमेंट, वॉइड माना जाएगा। अब देखो, दो पार्टी ने एक दूसरे को रेसिप्रोकल एग्रीमेंट किया था, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट किया था जिसमें एक पोर्शन लीगल है, दूसरा पोर्शन इलीगल है। तो लीगल वाले पोर्शन को तो पूरा माना जाएगा और इलीगल वाले पोर्शन को क्या मान लिया जाएगा? वॉइड, अनलॉफुल मान लिया जाएगा। ठीक है, अब पेमेंट कैसे कैसे क्या करना है? पहले डेप्ट डिस्चार्ज करना पड़ेगा, डेप्ट इंडिकेट होना चाहिए वगैरह वगैरह, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना। अपन ने ऊपर परफॉर्मेंस पढ़ा, परफॉर्मेंस पढ़ा, और अब आ रहा है परफॉर्मेंस में तो दोनों पार्टी को अपना काम पूरा करना था। अब यहाँ पे दोनों पार्टी अपना काम को पूरा नहीं करके कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रही है? डिस्चार्ज। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, डिस्चार्ज पढ़ना। डिस्चार्ज के अंदर प्रॉमिस में तो अपना काम पूरा करना है और डिस्चार्ज में काम पूरा करने से मना करना है। कैसे कैसे डिस्चार्ज कर सकते हो? परफॉर्मेंस, पहला परफॉर्मेंस के थ्रू, परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट यूजफुल मोड टू डिस्चार्ज। जब दोनों पार्टी एक दूसरे की इच्छा से बोल सकती है कि भाई या तो दोनों पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो चुका है, भाई दोनों पार्टी ने अपना काम पूरा कर दिया है, अब कुछ काम करना बचा ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज। या दोनों पार्टी बोल देवे कि ना भाई मैं अपना प्रॉमिस कर रहा हूँ, पूरा कर रहा हूँ, ना तू अपना प्रॉमिस पूरा कर, अब भी कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज। एग्रीमेंट के थ्रू दोनों पार्टी ने एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट कर दिया कि ठीक है चलो यार अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करना अपना, दोनों पार्टी अपनी इच्छा से। नोवेशन, न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। नोवेशन का मतलब न्यू कॉन्ट्रैक्ट, पुराना कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके आपने उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बना दिया। तो जैसे नया कॉन्ट्रैक्ट बना, क्या पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ माना जाएगा? यस। रिसेशंस, रिसेशन, रिसेशन कब आता है? जब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन कैंसिल हो जाती है दोनों पार्टी की इच्छा पे, या एक पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से कैंसिल करती है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन किया जाता है। रीसाइन। रेस्ट्रिक्शंस, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन का मतलब क्या होगा? अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मतलब कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर देना, जिससे कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर देना, जैसे पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होकर कौन सा हो जाएगा? नया। रिमिशन का मतलब
अमाउंट में चेंजेस कर देना। वेवर का मतलब अपनी इच्छा से एक पार्टी छोड़ रही है। मर्जर का मतलब दूसरी पार्टी आ चुकी है। वापस समझो एक बात, वापस समझो, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। शुरुआतें तसल्ली से ढंग से सुनना। डिस्चार्ज का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को अपने ख़त्म करना, एंड से ख़त्म करना। यानी जब दोनों पार्टी अपने अपने ऑब्लिगेशंस को ख़त्म कर रही है तो उसे कहते हैं डिस्चार्ज। डिस्चार्ज को ख़त्म करने के कितने मेथड है? 7। पहला, परफॉर्मेंस। दोनों पार्टी ने अपना अपना काम पूरा कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ माना जाएगा। बाई एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के थ्रू दोनों पार्टी अपने अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मान सकती है, लेकिन एग्रीमेंट के थ्रू कितने टाइप से? 7 टाइप से। समझना, सॉरी 6 टाइप से। कैसे 6 टाइप से? कैसे? उल्टे सीधे पढ़ते देखो। 6 टाइप से कैसे? देखो, अपन दो पार्टी ने एक दूसरे से एग्रीमेंट किया, अब एग्रीमेंट को कैंसिल करके एग्रीमेंट के थ्रू वापस वो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैंसिल कर सकती है? सोचना। अपने को टर्म्स कंडीशन चेंज कर दी, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है, कॉन्ट्रैक्ट को रीसाइन कर दिया, वापस रीडिज़ाइन कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को मर्ज कर दिया, मतलब ए की जगह बी को लिया है, बी की जगह सी को लिया है, या थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर दिया। या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट को वेवर ऑफ, एक पार्टी ने अपनी इच्छा से अपना प्रॉमिस छोड़ दिया, वह मुझे नहीं करना, चलो मस्त रहो, आपने आपका काम पूरा कर दिया, मैं पैसा देने को तैयार हूँ, मुझे पूरा नहीं करना। या फिर रिमिशन, अमाउंट को कम ज़्यादा कर दिया। इन सब से क्या होता है कि नया कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, ऑटोमेटिक पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? कैंसिल, और नया कॉन्ट्रैक्ट इफेक्ट में आ जाता है। या फिर तीसरा, डिस्चार्ज करने का तीसरा तरीका, जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने क्या हो चुका हो? इम्पॉसिबल, कि अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पॉसिबल नहीं रहा है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? डिस्चार्ज। 5 केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल माना जाएगा। पहला, जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट आपने किया था वो सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया। अरे भाई, ए और बी की शादी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिस शादी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बी ने पहले ही सी से शादी कर ली, तो अब ए और बी की शादी होना पॉसिबल ही नहीं है, तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज खत्म। नॉन एग्जिस्टेंस, नॉन एक्यूरेंस ऑफ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ थिंकिंग, जिसके लिए किया था आपने, जिस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो अब पॉसिबल होना नॉन अकर हो चुका है, हो ही नहीं सकता, वो अब ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? इम्पॉसिबल। तीसरा, जिस पर्सन के लिए, जिस पर्सन के साथ एग्रीमेंट किया था वो उसके पर्सनल स्किल का था, लेकिन उसकी डेथ हो गई, क्या उसके ब्याह पे दूसरा बंदा पूरा कर सकता है क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? इम्पॉसिबल। और इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। क्या इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा किया जा सकता है क्या? नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका है? डिस्चार्ज। चौथा, लॉ में चेंजेस आ गया, मतलब पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में दोनों, इंडिया के रहने वाले बंदे ने पाकिस्तान के रहने वाले बंदे के साथ एग्रीमेंट किया, जिस टाइम एग्रीमेंट किया तब दोनों कंट्री में बहुत बढ़िया रिलेशनशिप था, लेकिन बाद में इंडिया पाकिस्तान में वॉर स्टार्ट हो गया। क्या आप दोनों बंदे अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज। और ये वॉर वाला नीचे आ गया। ओके, तो इन पांचों केस में कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल हो चुका, और इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्या मान लिया जाएगा? डिस्चार्ज। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नॉट एन एक्सक्यूज़। इम्पॉसिबल एक एक्सक्यूज़ नहीं है, इम्पॉसिबल हकीकत में होगा तभी माना जाएगा। आप इम्पॉसिबिलिटी का बहाना बना के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे अगर पर्सनल स्किल का नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, कोई जनरल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी ऊपर पढ़ के आए अपन, देखो लॉ को रिवाइज करके पढ़ोगे ना बेटा तो बहुत ईजी रहेगा। और एक पर्सनल बात आपको बताऊँ मैं, ये लेक्चर नंबर 4 और 5 आप सबको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, मुझे पता बहुत बोरिंग लग रहा है, पर कॉन्ट्रैक्ट का यही सबसे बड़ा मेन पोर्शन है। सब बंदों को कंसिडरेशन अच्छा लगता है, फ्री कंसेंट अच्छा लगता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा लगता है, लास्ट में भी टॉपिक आएगा गारंटी वाला, वो अच्छा लगता है, लेकिन ये बीच में परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज, वेगरिंग, ये बहुत बोरिंग से लगते हैं, पर एग्ज़ाम में बेटा यही स्कोरिंग होते हैं। कभी सोच के देखा आईसीआई जो लॉ का पेपर है वो सबसे टफ क्यों होता है? बंदे फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप अपनी इच्छा से लॉ पढ़ना चाहते हो। अरे अपनी इच्छा से मत पढ़ो, आपकी इच्छा से पढ़ने से नंबर थोड़ा ना आएंगे, आपको उनकी इच्छा से पढ़ना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि पेपर आईसीआई लेगी, आप नहीं दे रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो जो टॉपिक आपको अच्छा लगता है वो तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, लेकिन जो टॉपिक उनको अच्छा लगता है वो भी तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पॉइंट बहुत ढंग से, तसल्ली से, आराम से समझो। कितने तरीके से डिस्चार्ज खत्म किया जा सकता है? पहला एग्रीमेंट करके, पहला परफॉर्मेंस पूरा करके, दूसरा एग्रीमेंट करके, तीसरा टास्क पूरा ही करना क्या हो चुका? इम्पॉसिबल। चौथा लैप्स ऑफ टाइम, अभी ऊपर पढ़ के आया टाइम पीरियड वाला, टाइम पीरियड इसेंशियल वाला। अरे किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए टाइम पीरियड बहुत इसेंशियल था, टाइम पीरियड लैप्स हो गया तो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसमें भी ऑफिस डेथ आ गया, अनसाउंड माइंड आ गया, ठीक है।
और अब आ रहा है डिस्चार्ज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके आप कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल, एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द वेन टाइम परफॉर्मेंस इज ड्यू। जब परफॉर्मेंस, देखो एक्चुअल ब्रीच का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना। अब यहाँ से टॉपिक बहुत ज़ोरदार आएगा, एक्चुअल ब्रीच, आपका दूसरा वाला ऑर्डिनरी ब्रीच। तो ये टॉपिक अपन अगले लेक्चर में लेंगे, ठीक है। ये ब्रीच वाला टॉपिक बहुत ज़ोरदार है, सारा एक साथ लेने से, मिक्स करने से थोड़ा कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो यहाँ तक अपना डिस्चार्ज और परफॉर्मेंस पढ़ना, ब्रीच वाला टॉपिक बाद में कवर अप करेंगे। ओके।